नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसे जीएम फसलें कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, पर विचार कीजिए और उन फसलों को चुनिए जिनकी भारत में कानूनी रूप से खेती करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है चावल, बैगन, कपास और सरसों। तो इसमें जो फसलें हैं वह है जो कि सिर्फ जो अनुमति है वह सिर्फ कपास के लिए है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? नहीं है। तो इसमें हो गया चावल, बैगन और सरसों, यानी 1, 2 और 4। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो यह जो है आज के द हिंदू में आई हुई खबर है। ईयू फूड रिकॉल लिंक टू जीएम राइस फ्रॉम इंडिया। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि जीएम चावल भारत में व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है। और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल क्या होती है, जिसे जेनेटिक मॉडिफाइड फूड कहते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो वे फसलें होती हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए में बदलाव किए जाते हैं। अर्थात ऐसी फसलों की उत्पत्ति इनकी बनावट में आनुवांशिकीय रूपांतरण से की जाती है। तो इनका आनुवांशिकीय पदार्थ आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से तैयार किया जाता है। तो भारत में बीटी बैगन, जिसे बीटी यानी ध्यान रखना इसको कहते हैं बैसिलस थुरेंसिस, तो बीटी बैगन को मान्यता देने के लिए विचाराधीन है। अगर यह मिल जाता है तो पहला संशोधित खाद्य होगा। भारत में बीटी कॉटन एकमात्र अनुमति प्राप्त जीएम फसल है जिसमें मिट्टी में मौजूद बैसिलस थुरेंसिस, बीटी कहते हैं, जीवाणु के साथ 2 विदेशी जीन के संकरण से प्राप्त किया जाता है। और यह जीन कपास की फसल को सामान्य पिंक वॉलवर्म नामक कीट से बचाव के लिए एक विषाक्त प्रोटीन के स्रावण में सहायता करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डाई अमोनियम फॉस्फेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डीएपी भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। यह कथन गलत है। दूसरा है, डीएपी किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है, जबकि यूरिया पसंदीदा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, किसान आमतौर पर इस उर्वरक का उपयोग बुआई से ठीक पहले या शुरुआत में करते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है जो जड़ के विकास को प्रेरित करता है। तो यह कथन भी एकदम सत्य है। अतः आंसर 2 और 3 होगा। तो उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो यह जो है ध्यान रखेंगे कि जो खबर में आई हुई है आज के द हिंदू में, राजस्थान भारी डीएपी की कमी से जूझ रहा है। और राजस्थान ही नहीं, कई अन्य राज्य भी डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं। तो इस तरह से करीब अनुमानित 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों, विशेष रूप से सरसों और चना की बुआई में प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो ये डीएपी है क्या? तो इसकी आपूर्ति केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। डाई अमोनिया फॉस्फेट एक दानेदार उर्वरक है। यह अमोनिया आधारित खाद है, जिसे उर्वरक भी कहा जाता है। आधे से ज्यादा फास्फोरस होता है और इससे डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। और 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट एंड 46% फास्फोरस में 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में INSACOG है। तो यह खबरों में है, ये है क्या? तो IRNSS नौवहन प्रणाली में शामिल किया जाने वाला इसरो का नवीनतम उपग्रह है। यह कथन असत्य है। संज्ञानात्मक सीखने पर केंद्रित CDAC का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। यह भी कथन असत्य है। SARS-CoV-2 का जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर केंद्रित प्रयोगशालाओं का संघ है। यह एकदम सत्य कथन है और यह चौथा भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या है? सी है। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। INSACOG टू ट्रैक SARS-CoV इन सीवेज। तो INSACOG
ISCOG को कहते हैं इंडियन सोर्स COV जीनोमिक्स कंसोर्टियम। तो यह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 2020 को गठित किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह ही 1,04,441 कोरोना वायरस नमूनों को उनकी आनुवंशिक संरचना के लिए अनुक्रमित किया गया है। हालांकि इनमें से अधिकांश 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल से हैं। अब बढ़ते हैं, कामरूप साम्राज्य के शासक भास्कर वर्मन किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन, अकबर, अशोक या समुद्रगुप्त? तो यह हर्षवर्धन होगा। द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर देख रहे हैं, भास्कर बड़ा टू बी एडेड टू ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ आसाम। तो 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक के स्वर्गारोहण की तारीख से गिना जाता है को असम सरकार ने आधिकारिक कैलेंडर में शक और ग्रेगोरियन में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भास्कर बड़ा तब शुरू हुआ था जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया था और वह उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन और राजनीतिक सहयोगी थे। तो यहाँ पर हमने भास्कर वर्मन के बारे में दिया है कि वह जो है कामरूप के वर्मन राजवंश के शासकों में अंतिम और अन्यतम राजा थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता सुप्रतिष्ठी वर्मन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने सत्ता संभाली थी और वह अविवाहित थे। उनके बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद साल स्तंभ ने कामरूप पर आक्रमण करके म्लेच्छ राजवंश की स्थापना की थी। तो उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन कुमार भास्कर वर्मन के समकालीन थे, उनसे उनकी मित्रता थी। तो उस समय गौड़ देश में शशांक नामक एक राजा का शासन हुआ करता था। तो शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से हर्षवर्धन शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए वहां पर युद्ध किया और इस युद्ध में भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन की सहायता की और इस तरह से शशांक पराजित हुआ और इस तरह से भास्कर वर्मन का कामरूप राज्य की सीमा का विस्तार हुआ। तो यदि भास्कर वर्मन सनातन धर्म के अनुयायी थे, किंतु बौद्ध धर्म के अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं का भी वह सम्मान किया करते थे। और इन्हीं के समय में चीनी यात्री वेनसांग ने भी 7वीं शताब्दी में कामरूप का भ्रमण भी किया था। अब बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न है वर्ष 2019 में भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसका निम्नलिखित में से क्या अर्थ हो सकता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कथन असत्य है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में बाध्य नहीं है। यह कथन एकदम सत्य है। तो देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह भी कथन असत्य है। केंद्रीय विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य विधानसभाएं कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकती हैं। यह भी कथन असत्य है। तो इस तरह से आंसर बी होगा। तो अनुच्छेद 142 में आपने सीधे देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों में वह परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से यह जो है अनुच्छेद 142 इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का यह मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे जा सकता है जिसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में न्याय करने के लिए आवश्यक हो। और आज का फैक्ट ऑफ द डे में आप यहां पर देख रहे होंगे, द हिंदू में आई हुई खबर है, उत्तर प्रदेश में 2022 में लेजिस्लेटिव का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है। यानी विधायक एमएलए की सीट में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40% महिलाओं को यानी 100 में से 40% यानी 100% में से 40% महिलाओं को एमएलए का टिकट दिया जाएगा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का टिकट दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर से बहस छिड़ गई है क्योंकि अभी भी लेजिस्लेटिव में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। सोचिए 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद भी अभी तक न तो लोकसभा न राज्यसभा एवं विधानसभा में कहीं भी महिलाओं को आरक्षण
नहीं दिया गया है। तो इस पर जो है बहुत बहस चल रही है। तो महिला आरक्षण विधेयक पर अब तक का अगर सफर की बात की जाए तो 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, वह बिल लाया था, तो लोकसभा में पारित हुआ करता था और फिर लोकसभा भंग हो जाने के बाद वह समाप्त हो जाता था। तो इस तरह से 33% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन में जो है 108वां संविधान संशोधन राज्यसभा से में पारित किया गया और यह उस समय यूपीए सरकार हुआ करती थी, तब मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, तो अब रास्ता खुला है। क्योंकि अब उसके बाद फिर जो है सरकार हट गई, लोकसभा भंग हो गई। लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित है, राज्यसभा में पारित नहीं है, तो वह निरस्त हो जाता है लोकसभा भंग होने के बाद। लेकिन अगर राज्यसभा, चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वह भंग नहीं होता है, अगर उसमें पारित हो गया है तो अब लोकसभा में पारित होने के बाद वह कानून बन सकता है। तो इस तरह से रास्ता साफ है कह सकते हैं। तो महिलाओं को यहां पर अधिकार मिल सकता है अगर 108वां विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा में। तो इस तरह से 193 देशों की सूची में भारत 148वें स्थान पर है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 79 महिला सांसद चुनकर आई थी और यह सदन के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड है, यानी करीब 22%। और पहली लोकसभा में मात्र 24 महिलाएं सदस्य थी। तो इस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण ना हो, मगर कम से कम 20 राज्यों ने पंचायत स्तर पर तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1991-92 यानी 92 में 93 में इसे लागू किया गया। तो 33% आरक्षण जो है पंचायतों में महिलाओं को दिया गया और नगर पालिकाओं में 20 से अधिक राज्यों में यह आरक्षण करीब 50% हो गया है और इसके बहुत ही अच्छे लाभ दिख रहे हैं। प्रतिनिधित्व बढ़ाने से पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन की समस्या कम हुई है। तो इस तरह से आज का यह अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।